नमस्कार भारत। मां संतोषी एजुकेशन आईएएस पे आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं जैसे कि हम यूपीएससी के एलिमिनेशन टेक्निक पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में ये आपका तीसरा लेक्चर है। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और उसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम करेंगे 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि कैसे हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट में अपनी राय को जरूर रखें कि आपको कैसा लगा, आपको क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए तो ये कामगर है ही। साथ में ये 2 एग्ज़ाम जो ये स्पेशल हैं, तो इस बार जो कि इसमें बीपीएससी 70 बीपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। कि कम नॉलेज के साथ हम कैसे आंसर तक में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि तो ये कहाँ किस लिए पाया गया, मतलब किस लिए इसकी जो हिमालय बिच्छू है उसकी महत्व किस लिए था, ठीक है। तो देखते हैं किस लिए था। इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश वाले, इसमें इंग्लिश का भी है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो अधिकतर ऑडियंस है वो हिंदी की है, तो हम हिंदी में करेंगे, बाकी इंग्लिश भी देख सकते हैं। और हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर कोई वर्ड या कुछ समझ नहीं आएगा तो हम इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कई बार समझ नहीं आता वर्ड का मतलब, ठीक है। तो यह प्रति मलेरिया औषधि का साधारणीय स्रोत है, यह जैव डीजल में साधारणीय स्रोत है, यह कागज उद्योग के लिए एक लघुदी संघीय स्रोत है, यह वस्तुतः साधारणीय स्रोत है। देखते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी तो पल्ले पड़ी नहीं। एंटी मलेरिया ड्रग्स है ये बायोडीजल, पंप फॉर पेपर इंडस्ट्री। देखिए ये हिमालय बिच्छू जो है ये क्या बोलते हैं, ये टेक्सटाइल फाइबर के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये मिला था उस टाइम पे, 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, तो उस टाइम ये करंट अफेयर में था तो इसलिए पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा डी, टेक्स फाइबर होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब मेन क्वेश्चन आता है हमारा ये 32वां जो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कैसे एलिमिनेशन से हम अपने आंकड़ों पहुँच सकते हैं। एक्चुअली में जो 2019 का क्वेश्चन है थोड़ा फैक्चुअल नेचर का था, तो इसमें थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन और जो ईयर के हैं उनमें हम करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं। किसी विशेष स्थान में वनस्पति पर्ण रहित का अंश, ठीक है, ये उपग्रह सूर्य आंकड़ों का इस्तेमाल करके आकलन किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। किसी विशेष स्थान पर ध्यान से खेती, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान से भूपृष्ठ पर तापमान, ठीक है। तो जो ये मापन आकलन के लिए उपग्रह जो मतलब जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज, ठीक है। तो ये रिमोट सेंसिंग डाटा है सैटेलाइट के द्वारा, वो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चार्लो कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, हो सकता है क्योंकि सैटेलाइट है, मतलब फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है तो सही हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन में भी हो सकता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात क्या है ना कि ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब भविष्यात्मक, ये कोई सवाल इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अभी आज नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएगा, तो आपका ये आंसर गलत तो होगा नहीं ना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है। तो इस वजह से ये हम तीनों को सही मानेंगे, क्योंकि जो फ्यूचरिस्टिक रहता है तो ये तीनों सही हैं। इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से विचार करना है, ठीक है, और इनके जो वन आच्छादन के प्रतिशत के आधार पर इनको सही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। एक्चुअली में ये 2018 का जो वन रिपोर्ट आया था, तो उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये करंट का है तो ये इतना मायने रखता नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट डाटा 2021 का आ चुका है और अभी जल्दी रिसेंट भी आने वाला है, ठीक है। तो ये काम का नहीं है। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका जो है वो सी है, ठीक है। ये पहला ये है, उसके बाद दूसरा और फिर ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, इस तरह से। चलिए चलते हैं आगे।
जो मीथेन हाइड्रेट में स्पेच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मीथेन के बारे में पूछा है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, देखते हैं भी क्या है। भूमंडल तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस निर्मुक्त होना प्रतीत हो सकता है। देखिए यहाँ क्या बोला है, हो सकता है, ठीक है। कोई इसने कंफर्म नहीं बोला है कि नहीं हो ही रहा है, हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निष्पेच उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। हाँ, इतना बड़ी मतलब पृथ्वी है, कहीं भी पाए जा सकते हैं, इस तरह से समुद्र घास के नीचे भी पाए जाते हैं सकते हैं, ठीक है, ये भी सही मान के चलते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको इसमें एक रूल बताया था कि जो जेनरिक स्टेटमेंट है, जो सामान्य स्टेटमेंट है, वो हम सही मान के ही चलेंगे, तो इस वजह से हम ये भी सही मान के चलते हैं। अगर हम ये देखें तो हमारा एक दो अगर सही मानते हैं, चलो तीसरा भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जाता है। हाँ, मे भी हो जाता होगा, हम साइंटिस्ट तो है नहीं, रिसर्च तो हमने की नहीं है, तो हम तीनों जेनरिक स्टेटमेंट है, इन तीनों को सही मानेंगे, ठीक है, और हम अपने आंसर तक आ जाएंगे। इसका आंसर डी है, ठीक है, और इसका आंसर डी ही है, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मतलब विचार करना है इस पर, ठीक है। फसल जैव मात्रा में अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन से गैस निर्मुक्त, मतलब जो फसल जलाते हैं या और भी चीज़ें जलाते हैं उसमें जो कौन कौन सी गैस निकलती हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसमें से कौन कौन सी गैस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए आप कोई वैज्ञानिक नहीं है ना रिसर्चर हैं, ठीक है, तो आप इसमें आपको अगर नहीं पता है तो इसमें आप चारों को सही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से कौन सी निकलती है इसके लिए एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है। और यूपीएससी को पता है कि कोई बच्चा इतनी गहन अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लिमिटेशन होती है, जो हमारा मस्तिष्क है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो इस वजह से इसको हम सबको सही मानेंगे और हम अपने आंसर पे आ जाएंगे। इसका आंसर डी को हम मार के आएंगे और हमारा 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसका आंसर डी ही है, ठीक है, इसका आंसर डी है। ओके, तो इस तरह से हम कैसे सोचना है उस मतलब एग्जामिनेशन हॉल में, उस पर ध्यान देना है। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, शांत माइंड से कीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये भी सही हो जाता है और हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है। और जनरली चांस है कि मान लीजिए अगर नहीं भी होता है तो आप कितने, अगर 4 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से हाई चांस है कि 1 गलत हो जाएगा और आपके 3 सही हो जाएंगे, फिर भी आप प्लस में रहेंगे, ठीक है, फिर भी आप प्लस में रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे। मैंने थोड़े डाटा भी लिए हैं, मैंने रिसर्च किए थे, तो थोड़ा मैंने डाटा लिया है कौन कहाँ से क्या लगता है, ठीक है। तो देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में मुझे विचार करना है जो सागर हैं और जो इस सागर से लगे हुए जो देश हैं उनको मैचिंग करनी है, ठीक है, इनको क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। तो जो एंड्रिच सागर है वो अल्बानिया से मैच करता है, मिलता है, ठीक है, हाँ मिलता है, ओके, ये इस अल्बानिया से मिलता है। जो काला सागर है क्रोएशिया से मिलता है क्या, नहीं ये नहीं मिलता है, क्रोएशिया से तो बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। जो काला सागर है वो किससे मिलता है, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और रोमानिया से मिलता है, ठीक है। और जो कैस्पियन सी है वो कजाकिस्तान से मिलता है, जी बिल्कुल मिलता है। भूमध्य सागर कहाँ से, मोरक्को से मिलता है, बिल्कुल। और जो रेड सी है, लाल सागर है, वो सीरिया से मिलता है क्या, नहीं ये सीरिया से नहीं मिलता है। ये किससे मिलता है, ये सऊदी अरब से मिलता है, यमन से मिलता है, मिस्र से मिलता है, सूडान से मिलता है, इसीटिया से मिलता है और जिबूती से मिलता है, ऑस्ट्रिया से मिलता है और जिबूती से, ठीक है। तो इनसे मिलता है, तो ये हमारा हो जाता है गलत, ठीक है। और जो हमारा एस्टिक सागर है ये तो मिलता ही है। जो ब्लैक सी है ये मतलब मिलता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर किस किस से मिलता है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाता है, 5वां गलत है, और हमारा ये जो दूसरा है ये गलत है, ठीक है। तो हम 2 और 5 को अगर निकाल देते हैं तो 5 इसमें है, 2 इसमें है और 4 और 5 इसमें दोनों है, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है बी, ठीक है, इसका आंसर है बी, ठीक है। और ये हमें मिल गए प्लस 2 नंबर, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं जो ये काला सागर है, ब्लैक सी, उससे कौन कौन से देश मिले, तो उसके लिए एक ट्रिक है, टी बर्गर, ठीक है। टी से तुर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, जी से जॉर्जिया और आर से रोमानिया। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मान लीजिए इसमें आपने एक भी एलिमिनेट कर लिया था, मान लीजिए 5 एलिमिनेट कर लिया था, ठीक है, 5वां एलिमिनेट आपने कर लिया था, ठीक है, तो हमारा ये 2 ऑप्शन कट गए थे, 2 ऑप्शन कट जाते हैं, हमारा ये 2 बचता है, इसमें से 50-50 पे पहुँच सकते थे, ठीक है।
इस तरह से हम अपने आंसर को देखेंगे। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन से देश पिछले 5 वर्षों के दौरान चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन रहा है, तो ये इंडिया रहा है। ठीक है, इंडिया रहा है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें +2 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कितना आसान है। बस ये होता है कि एग्जाम, मैं समझ सकता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर अलग होता है, इससे क्लाइमेट अलग होता है वहाँ का। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से सही से सोचेंगे, आप अगर 75 to 80 क्वेश्चन भी करके आते हैं और इसमें से आपके अगर 10 भी गलत हो जाते हैं तो भी आप कट ऑफ से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ या यूपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें अलग क्राइटेरिया है थोड़ा। ठीक है, उसकी कभी और बात करेंगे। तो इस तरह से आप आंसर को निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं 38 क्वेश्चन पे। ठीक है, हिमनद दे रखा है और नदी, मतलब कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, हिमनद देखा हो उसकी नदी, तो देखिए जो बंदरपूछ हिमनद है वो यमुना नदी से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जो 12 सिगरी है वो चिनाब नदी से मिलती है, और या चंद्रा नदी, इसके 2 नाम हैं, चंद्रा नदी या चिनाब नदी कहते हैं। और जो मिलान है वो मंदाकिनी से, ये मंदाकिनी से नहीं मिलती है, मंदाकिनी से ये मिलती है शारदा या सरयू नहर से मिलती है। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो जाता है गलत, हम 3 काटेंगे। ठीक है, तो हम आगे 50-50 पे हम आ गए। ठीक है, 50-50 पे आ गए। अब देखते हैं आगे। उसके बाद जो सियाचिन है वो नुब्रा नदी से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो जेमू हिमनद है ये मानस नदी से नहीं मिलता है, ये तीस्ता नदी से मिलता है। किससे मिलता है, तीस्ता नदी। और हम 5 को भी काट देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी ए। ठीक है, तो हम अपने आंसर तक आ चुके हैं और हमें फिर से मिल गए हैं 2+ नंबर। ठीक है, 2+ नंबर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिनल, पेरिसिन और फोरेट और ट्राइजोफॉर्म के इस्तेमाल को आशंका देखा जा सकता है। ये रसायन किस रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, किस रूप में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कीड़ा, कृषि में कीड़ानाशी, संसाधित खाद्यों में परीक्षक, फल पकन में कारक और प्रसाधारण या सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक के लिए। ठीक है, तो ये होता है किसके लिए, कृषि के लिए होता है। ये फैक्ट वाइज था। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, कृषि में कीटनाशक जो होती है उसमें यूज़ होता है ये। ठीक है, विचार करना है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत में राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए एक अधिदेशात्मक है। अधिदेशात्मक मतलब, चलो इंग्लिश में एक बार देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश से एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ द मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट एंड द कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन टेरिटरी इन इंडिया। मतलब जो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर है वो मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है, मैंडेटरी शब्द ही ज़्यादा कठोर प्रोनाउंसिएशन करता है, तो इस वजह से अगर ये थोड़ा नरम कुछ शब्द होता कि शुड बी या कुछ और होता ऐसा, या करना चाहिए इस तरह से, तो हम इसे सही मान के चलेंगे। लेकिन ये मैंडेटरी बोल रहा है, मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसे रॉन्ग करते मान के चलेंगे। ठीक है, द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट रूल 2010 where is the format by the government of India based on the recommendation of the रामसर कन्वेंशन। ठीक है, हिंदी एक बार देखते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर बनाए गए थे। जी नहीं, ये पहले से भी यहाँ चलते हुए, तो ये भी गलत है। भारत में पहले से भी इसका नियम थे। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया। तो हाँ बिल्कुल, ये जनरल की स्टेटमेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा कोई भी देश हो। ठीक है, तो ये सही होता है। तो हमारा 2 सही है, 1 और 2 गलत है, मतलब। ठीक है, 1 और 2 गलत है, तो ये गया, तो 1 2 तो इसमें दोनों हैं, तो ये भी गया। तो हमारा आंसर बचता है सिर्फ सी, केवल 3। ठीक है, तो इसका हमारा ये है और हमें फिर से मिल गया +2 मार्क्स। ठीक है, और मैं वर्तमान में बता दूँ, अभी आज की डेट में, आज 9 अक्टूबर 2024 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कितने ही 48 रामसर स्थल भारत में है। ठीक है, ये अक्टूबर 2024 का है। ठीक है, तो अभी तक की जो अपडेट है इसमें
48 रामसर साइट इंडिया में हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हैं आप कैसे हम क्वेश्चन तक में पहुंच रहे हैं और किस तरह से सोचा जा सकता है। ठीक है, 41 नंबर कथनों पर विचार करना है। जो कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड से निर्मुक्त होती हैं। ठीक है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त होते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण क्षेत्र में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला ये, जो कृषि में मृदाएं होती हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती। हाँ, इतनी सारी मिट्टी है, करती होंगी, कोई ये भी करती होगी तो भी सही हो जाएगा। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। कुक्कुट उद्योग में पर्यावरण अभिक्रियाशील नाइट्रोजन के यौगिक निर्मुक्त करते हैं, मैं भी हो सकता है। देखिए ये एक जनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, भारत में इतनी सारी वैरायटियाँ हैं, चाहे वो मवेशी हो चाहे कोई उद्योग हो। ठीक है, तो उसमें से अगर किसी में नाइट्रोजन या फिर अमोनिया किसी एक ने भी कर दिया तो ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस तरह से जनरिक स्टेटमेंट होते हैं, इसको हम सबको सही मानेंगे और इसको हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, इसको हम सही मानते हुए डी पे करेंगे और हमें +2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, +2 मार्क्स मिल गए क्योंकि डी ही इसका आंसर है। ठीक है, अलियार झाझर अलियार ईसापुर कमसावती जैसे ज्ञात स्थानों में समानता क्या है, मतलब जो ऐसे जो स्थान है इसमें समानताएं क्या पाई गई हैं। तो हाल ही में खोजा गया यूरेनियम की निष्पेच, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमिगत गुफा और जल भंडार। ये एक्चुअली में करंट अफेयर का चर्चा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ये जल भंडार उस समय मिले थे, तो इनके नाम ये हैं अलियार ईसापुर और कमासबंती, जैसे ये इनका नाम इनका है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के थे। तो करंट अफेयर को उसमें कोई एलिमिनेशन काम नहीं करता, लेकिन हाँ अगर फैक्ट वाइज या फिर कुछ और फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट आता है करंट अफेयर का भी, तो भी वो सही होता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग अभी आगे हम करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो हम देख लेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, 43 सार्वजनिक बसों के लिए जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सर्वाधिक सीएनजी का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से विचार कीजिए। HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का विलोपन है। ठीक है, विलोपन मतलब बिल्कुल समाप्त कर देना है। ठीक है, बिल्कुल समाप्त कर देना है, विलोपन मतलब समाप्त कर देना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, विलोपन नहीं करता है बल्कि उसको कम कर देता है। विलोपन की जगह इसको कम कर देता है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रो उत्सर्जन की कम करता है। ठीक है, देखते हैं बसों के ईंधन के लिए रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन के आयतन पर आधार पर 5वें वर्ष हिस्से में मिलाया जा सकता है। 5वें वर्ष, देखिए यहाँ पर 5वें वर्ष एक स्पेसिफिक डेट दे दी है, 5वें वर्ष। ठीक है, नोट करेंगे इस चीज़ को, बाद में देखेंगे। CNG की अपेक्षा HNG ईंधन को कम खर्चीला बनाता है, मैं भी हो सकता है, मतलब गैसे हैं तो अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन कैसे हैं। कौन सा जी इसके ऑप्शन देख लें तो ऐसे हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था ये पहला वाला हमारा ये गलत था, गलत हमने माना था इसे। ठीक है, तो अगर हम पहला काट देते हैं, हाँ पहला काट देते तो हमारे पास बचता है 2। ठीक है, और ये हाई चांस होता है कि अगर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसमें से 2 की राइट होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या बचा है, सिर्फ यहाँ केवल 4 बचा है और 2 और 3 बचा है। तो इस लिहाज से हम इसको बी मानेंगे, बी को सही मानेंगे। ठीक है, 2 और 3 को सही मानेंगे और हमें 2+ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 2+ मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने सी को भी लगा दिया, लेकिन फिर भी आप प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने और फिर सारे क्वेश्चन किए हैं उसमें ये प्लस में रहेंगे। अपवाद के रूप में मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन इस तरह से किए और आपके अगर 2 भी गलत हो गए और 8 सही हो गए तो भी आप पॉजिटिव में रहेंगे हमेशा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग ऐसा नहीं होता और एग्ज़ाम के प्रेशर में इस तरह से काम करना या फिर सोचने में थोड़ी समस्याएं तो आती हैं। कोई नहीं, फिर भी आप प्लस में रहेंगे, बस आप ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप भी उसमें 90% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेगा अच्छी रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है, अगर आपने जनरल साइंस भी पढ़ा है तो आपको इस चीज़ का ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उस ऑप्शन क्या है। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण में बादल अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी की विकिरण को बादल में वापस परिवर्तित कर देता है। मेगा आच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, बादल बहते हुए पवनों को भूतल में की ओर विपेक्षित कर देता है। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है।
और जो मेघाच्छादित रात में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, जी बिल्कुल कम नहीं होता। पृथ्वी के विकिरण में बादल वापस परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल ये सही है। जो पृथ्वी का जो विकिरण होता है वो बादलों में इसको वापस वो परिवर्तित कर देता है, तो इसलिए ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका भी आंसर बी है, ठीक है। भूपृष्ठ में ये तो बिल्कुल गलत है, एक ही ऑप्शन है। तो देखिए ये थोड़ा फैक्ट वाइज है, आपको थोड़ा अगर जनरल साइंस के बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर, इसमें 44वां जो संशोधन है उसके बारे में पूछा गया था। प्रधानमंत्री निर्वाचन के मुख्य न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया। अब इंग्लिश में भी देख लेंगे इसका, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के संशोधन को भारत में उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अतिक्रमण करता था। जी बिल्कुल ऐसा सही है, ठीक है, हुआ था, ये सही है, 2014 में हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये वाला हम पोर्शन को सही मानेंगे। लेकिन जो 44वां है इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। The amendment to the constitution of the introduced an article placing of the election of the prime minister beyond the judicial review, मतलब जुडिशियल रिव्यू से इसे अलग किया गया है, क्या रखा जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन न्यायिक पुनर्वलोकन से मतलब इसको हटा दिया, लेकिन ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था, अभी देखते हैं ये कब हुआ था। जो ये 1978 में हुआ, क्या 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको चेंज करके यहाँ पे सशस्त्र जो विद्रोह है उसे रख दिया गया, क्योंकि जो आंतरिक अशांति में कुछ भी आता है, लेकिन जो सशस्त्र विद्रोह है वो इसमें दोनों में अंतर में फ़र्क होता है, ठीक है। और इसमें क्या किया है उसके बाद आर्टिकल जो 20 और 21 को है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये प्रावधान लाया गया था, लेकिन जो पीएम की कोई ऐसी बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये इसको गलत मानेंगे हम, ठीक है, ये हम गलत मानेंगे, तो हमारा एक गया, ठीक है। तो एक इसमें भी, तो ये भी गया, और ये हमारा सही है, तो हमारा बी इसमें सही होगा और ये भी गलत होगा हमारा। तो इसका हमें 2+ फिर से मिल गए, ठीक है, और इसका आंसर बी है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन आई उसको सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं चल रहा हूँ और आप ही सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे आपके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ या अच्छी चीज़ें ला सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सी यू सून।